नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, कल हमने एक सवाल पूछा था, पहले तो उसी का जवाब ढूंढ लेते हैं। कल एक सवाल था कि एक ऐसा कौन सा पेय है जो 1886 में जिसको दो केमिस्ट रसायन शास्त्रियों ने बनाया था और उसमें ऐसा क्या पदार्थ डाला गया था कि जिससे लोग उसको पिए भी, उसकी लत भी लगे। और वो जो पेय है आज तक बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। और वो जो पदार्थ था वो नशीला था। अब नहीं डाला जाता। अब उसकी जगह क्या डाला जाता है ये भी पूछा था, तो चलिए उसका जवाब देख लेते हैं। तो उसका जो जवाब है वो है कोका कोला। 1886 में अटलांटा में इसको ढूंढा गया था और उसके अंदर तब कोकेन डाला जाता था, इसलिए उसको नाम दिया गया था कोक, क्योंकि तब ये प्रतिबंधित नहीं था। 1903 के करीब ये कोकेन जो है प्रतिबंधित किया गया इसमें, तो उसकी जगह ज्यादा कैफीन ने ले ली। कैफीन भी तो एडिक्टिव है। तो ये जवाब जो है बहुत ही अगर मैं बता देता शहर अटलांटा तो भी लोगों को पता लग जाता। तो कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। हालांकि उदित शर्मा जी भी हैं जिन्होंने लिखा बियर। अब बियर तो बहुत पहले से बन रही है। और अविरल बहुगुणा जी हैं, इन्होंने बताया कि भाई शुरुआत में उसमें कोकेन डाला गया था, कोका कोला नाम दिया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी जो बहुत जरूरी है सबको जानना। मैंने सोचा था उस जानकारी को आज का सवाल रख लूंगा। तो वो ये है कि एक ऐसा पदार्थ जो कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है, जिसके बारे में अविरल जी ने लिखा है, वो है शुगर, चीनी। और ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें साबित हुआ कि नशीले मादक पदार्थ जो बोलते हैं उनसे भी ज्यादा चीनी है जो एडिक्टिव है। तो अविरल जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। और साथ में कृष्ण जी ने भी सही जवाब दिया है, कोका कोला। आस्था, इन्होंने भी कोक लिखा है। और प्रतीक जैन जी हैं, इन्होंने कोका कोला दिया है। और अर्चना सहाय जी हैं, इन्होंने तारीफ की है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा गीता शर्मा जी ने भी बहुत रोचक बताया इस कार्यक्रम को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के विषय पे आते हैं। तो आज का विषय एक कहानी से अगर शुरू करें, कहानी क्या सच्ची घटनाओं से, तो शायद आप समझ जाएं। बात 1346 की है। कुछ लोगों ने 47 लिखा, किसी ने 1345 भी लिखा था। बीच का मान लेते हैं 1346। वैसे सही में 1346 की घटना है। जो मंगोल सेना थी उसने उस जमाने में तो नाम अलग था। आज का जो यूक्रेन है उसका एक शहर हुआ करता था काफा, जिसे फ्योदोसिया बोलते हैं आज। उस पर हमला किया तो उस समय मंगोल की सेना में उनमें ही प्लेग फैल गया सैनिकों में। तो जब सैनिकों में प्लेग फैल गया तो इतने बड़े मुसीबत को मंगोल सेना ने अपने फायदे के लिए उपयोग किया। उन्होंने क्या किया, जो किले की दीवारें थी उसके पीछे अपने मरे हुए सैनिक जिन्हें प्लेग था उनकी जो शरीर थे, उनकी लाशें थी, वो फेंक दी। तो फेंकने से क्या हुआ कि वहां पर इटली की सेना भी लड़ रही थी सब, तो वहां पर प्लेग फैल गया। और जब प्लेग फैला तो वो सैनिक पीछे हटे, मंगोल का उस शहर पे कब्जा हो गया। और वो इटली के लोग जब भागते हुए और यूरोप में अंदर गए तो वहां पर भी प्लेग फैला और करीब 100-200 साल तक ये चलता रहा। इसको यूरोप में बोलते हैं ब्लैक डेथ। ये जो ब्लैक डेथ थी, ये जो प्लेग था, इसकी शुरुआत उस मंगोल सेना के साथ हुई थी। एक और कहानी से शायद आप और समझे, और कहानी नहीं, किस्सा, सच्चा किस्सा। 1978 में एक जॉर्जी मार्कोव एक व्यक्ति थे जो बुल्गारिया से भाग के लंदन आ गए थे। वहां की कम्युनिस्ट सरकार थी, उसके थोड़ा विरोधी थे वो। तो लंदन में आ गए। एक बार लंदन के बस स्टैंड पे बैठे हुए थे तो पैर में कोई चीज चुभने का उन्हें एहसास हुआ। तो तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले गए और 3 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उनके पैर में एक पैलेट सा मिला, एक नुकीली गोली सी। और लोगों ने बताया कि कोई छतरी लेके भागा था। उसके कुछ समय बाद ही पेरिस में कस्तोव, वो भी ऐसे ही विरोधी थे कम्युनिस्ट सरकार के, तो कस्तोव ने पेरिस में शरण ले रखी थी। तो कस्तोव को भी ऐसे ही छतरी से गोली सी मारी गई है पैलेट।
उन्होंने भी देखा छाता लेके भागते, बाद में जब उनके शरीर की जांच की तो वैसे ही पैलेट मिला और उसके अंदर एक रसायन था जो था रेसिन। रेसिन जो है, जो अरंडी के बीज होते हैं, कैस्टर सीड्स, उन बीज के अंदर पाए जाने वाला एक रसायन होता है जो बहुत ही जहरीला होता है। तो आज हम ये किस्से जो सुना रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा विषय है और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय, आप सब उसको जानते समझते और झेल रहे हैं। वो विषय है बायो वेपन्स, जैव हथियार। जी हाँ, पूरी दुनिया में बहुत ही शुरू से अगर देखा जाए तो ये हथियार उपयोग होते रहे। जैव हथियार को जर्म वेपन्स भी कहते हैं, बायो वेपन्स को। क्यों? इनके अंदर वो रोगाणु जो हैं, वैसे जर्म्स जो हैं, जो रोग पैदा करें मनुष्य में, उनको मारने की क्षमता रखे, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कई बैक्टीरिया हैं, इसमें सबसे मशहूर किस्सा और आप जानते हो तो एंथ्रेक्स है। ऐसे ही वायरसेस हैं, वायरस में तो बहुत सारे हैं। अब तो कोरोना भी एक आ गया है, एक बहुत खतरनाक वायरस है जिसके बारे में कुछ समय पहले चर्चा हुई थी और आगे मुझे लगता है शायद बहुत चर्चा होगी, वो है अबोला वायरस। ऐसे ही फफूंद है कई तरीके के, उनके टॉक्सिन्स हैं, कई और टॉक्सिन्स, जैसे मैंने एरिसिन बताया, ऐसे और टॉक्सिन्स हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट भी हैं। और एक कीटों के वेपन्स भी होते हैं, मतलब जैसे ऐसे कीट जो फसल की फसल बर्बाद कर दें, वो भी तो एक तरीके का बायो वेपन हुआ। जब खाने को ही कुछ नहीं होगा तो देश या फौज लड़ेगी कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि टिड्डियों को तैयार किया जाता है। ऐसे ही इतनी सारी ये बायो वेपन्स जो हैं ये हमेशा उपयोग होते रहे। करीब 1763 में इंग्लैंड ने जब अमेरिका में वो लड़ रहे थे तो वहां पर ओहायो के उधर इसका उपयोग किया। जो वहां के लोकल इंडियंस, रेड इंडियंस कहते हैं, उनको उन्होंने जो चेचक था उसकी मरीजों की जो रजाइयां थी वो दे दी कि ये पहनिए, और उन्होंने वो ओढ़ते थे, वो ये ओढ़ने को दे दी, और ओढ़ने से उन सबको भी चेचक हो गया और पूरा अमेरिकी फौज में चेचक फैलने लगा था, जिसके लिए जॉर्ज वाशिंगटन ने उस समय इनॉकुलेशन करा था। आपको पता है चेचक का टीका कैसे खोजा गया था। तो इस तरीके से बायो वेपन्स का उपयोग होता रहा है। विश्व युद्ध के समय अगर पहले विश्व युद्ध में देखें तो जर्मन्स ने क्या किया था, ग्लैंडर्स एक रोग होता है घोड़ों का, तो वो रूस के घोड़ों में, रोमानिया से भेड़ आनी थी रूस वालों के लिए, उनमें फैला दिया था, जिससे वो बीमार हुआ। और ऐसा हुआ भी। जापान में तो एक यूनिट 731 करके एक पूरी इकाई है जो बायो वेपन्स बना रही थी, और इसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग भी करने की सोची। मंचूरिया में किया भी था इन्होंने। और हुआ ये कि ठीक से तैयारी नहीं थी तो अपने ही सैनिक बहुत मर गए। तो इस वजह से इस वेपन को बाद में तो बना किया। 1972 में एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ जिसमें इन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चालू है। अभी भी आपको पता है 2001 में अमेरिका में पाउडर फॉर्म में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो है वो आया था। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की क्या खासियत है? एक तो बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं जैसे बनाने में बहुत सस्ते हैं, बायो टेररिज्म का हिस्सा है अब ये। तो वो जो पाउडर फॉर्म में एंथ्रेक्स था, सूंघ लेंगे, फेफड़ों में जाएगा और व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता था। तो इनकी एक खासियत है, बनाने में बहुत सस्ते हैं, फैलाया जा सकता है आसानी से। और दूसरा, एंथ्रेक्स जो है वो व्यक्ति जब सीधे खाए या इनहेल करे तो उसे होता है। अबोला का भी ऐसे है, इस वायरस को फैलाया जा सकता है। चेचक का वायरस पूरी दुनिया कहते खत्म हो गया, लेकिन अभी भी अमेरिकी और रूसी लैब में ये वायरस मौजूद है। कब ये बायो वेपन बने वो एक अलग चीज है। तो इस तरीके के वेपन्स का बहुत उपयोग होता रहा है, हो रहा है। और अभी जब कोरोना पे भी काम हो रहा था तो क्या नाम आया, वुहान लैब का, वायरल जी की लैब है। अब तो चीजें आगे बढ़ गई ना, अब तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इसको बड़ा अच्छा नाम डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा जी ने दिया था, जिनियागिरी। जिनियागिरी मतलब जैसे कारीगरी से जिनियागिरी, यानी जीन में अदला बदली। तो उसमें एक जीन का सेगमेंट निकाला और खतरनाक जीन डाल दिया, वो उसके साथ ग्रो करेगा। इसलिए जैसे अबोला वायरस जल्दी मार देता है, फैलता नहीं है, तो ऐसा बना लिया कि देर से मारे तो वो लंबे समय तक आबादी में फैलेगा। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत से टेररिस्ट संगठन भी यूज करने लगे। क्रिस्पर करके जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है जिसको ये लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी ये बीमारियां बढ़ी हैं,
बायो वेपन्स हमारे समय की सच्चाई है। पानी के जरिए, नदी के जरिए डाले जाते हैं। हमारे देश में आईआईटी जैसे संस्थान, बहुत से ऐसे संस्थान जो बैक्टीरियोफाज वायरसेस होते हैं, जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, जिस वजह से गंगा का पानी जो है सड़ता नहीं है। बहुत सी नदियों में ये बैक्टीरियोफाज वायरसेस पाए जाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग किया भी जा रहा है। उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है? इन बैक्टीरिया को मारने के लिए, और हो सकता है उसका उपयोग बायो वेपन के तौर पे भी होने लगे। तो दुनिया में इस तरीके के बहुत से बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो बायो वेपन की तरह उपयोग हो रहे हैं। हमारे बीच में भी बहुत हैं और हमें इन सबसे बच के रहना है। तरीका एक ही है। बायो वेपन्स में जब आप जेनेटिकली म्यूटेशन कर देते हैं, आप खुद प्रकृति ने नहीं बनाया, आपने लैब में बनाया है, तो उसमें ऐसे जीन डालते हैं कि किस तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को जंप कर जाए, किस तरीके से टीकों को प्रभावी ना रहने दे, किस तरीके से दवा जो है उसका असर ना आने दे। तो ये सब संभव है और ये हो रहा है। बचने के लिए यही है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, चीजों पे नजर रखिए। सरकार और इस तरीके की लैब जो है उनसे भी पूछिए, लेकिन ये काम बहुत तेजी से दुनिया में चल रहा है। तो चलिए, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी है। इसमें चर्चा तो बहुत हो सकती है, फिर आगे कभी करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों को भी देखने में थोड़ी समस्या रहती है। कोशिश यही है कि थोड़ी देर में ज्यादा चीज बता दीजिए। चलिए, आज का सवाल पूछ लेते हैं। आज का सवाल थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिसर्च का ज्यादा है। एक गाय की ऐसी नस्ल जो काला हांडी में थी, ध्यान से सुनिए, हमारी देसी गाय की नस्ल, और देसी और विदेशी गाय का फर्क क्या है ये भी बताएंगे। तो एक देसी गाय जो काला हांडी में थी, फिर ऑपरेशन फ्लड आया, उस समय विदेशी गाय आई क्योंकि वो ज्यादा दूध देती थी, हमारी गाय कम दूध देती थी। तब की सरकार और प्रशासन ने सोचा कि ये विदेशी जर्सी गाय वगैरह आएंगी, इनसे हम क्रॉस करेंगे, हमारी गाय अच्छा दूध देगी। तो एक नस्ल थी जिसके सभी सांड जो है वो मार दिए गए और उस नस्ल को क्रॉस किया गया, और क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाई तो वो नस्ल ही विलुप्त हो गई है। एक ऐसी गाय की नस्ल जो ऑपरेशन फ्लड के टाइम पूरी तरह विलुप्त हो गई। कई हो चुकी हैं, पर मैं आपसे खास उड़ीसा के इस नस्ल के बारे में पूछ रहा हूँ। इसके बारे में पता करिए और बताइए। और जाते जाते अफगानिस्तान में संघर्ष अभी भी जारी है, जिसमें महिलाएं बहुत आगे हैं, काबुल की सड़कों पे हैं, और साथ में पंशेर के जितने भी लड़ाके हैं वो अब गुरिल्ला युद्ध पे आ गए हैं। तो उन सब महिलाओं और उन सब योद्धाओं को जो इस जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा सलाम। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।